अब बताओ मेरा बच्चा, उदास क्यों हो? सबके नाश्ता करने के बाद फरवा महर को अपने कमरे में ले आई थी और अब मोहब्बत से उसे सवाल कर रही थी। उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। वो अफसरदा सी बोली थी, बेटा वो थका हुआ था, वरना क्या पहले उससे कभी ऐसा किया है? तुम्हारे सिवा भला किसी को देखा है? मोमानी जान, ये सब तो आप कहती हैं ना, मैंने तो कभी ये सब नोट नहीं किया। वो मुझसे ज़्यादा तवज्जो हाले को देते हैं। सुबह उसको देखते ही जैसे बहुत खुश हो गए थे। मैंने बेलकुनी से देखा था। क्या तुम्हें अपनी बहन से खौफ महसूस हो रहा है? परवा ने चुपते हुए लहजे में पूछा था। मोमानी जान, आज तो आपने ये बात कह दी और मैंने सुन ली। दोबारा अगर आपने मेरी बहन का नाम भी लिया तो मैं आपका लिहाज नहीं करूँगी। मैं अपनी बहन पे ऐसे सफ़ीर सुल्तान कुर्बान कर सकती हूँ। इतना हौसला है मुझ में। यहाँ बात आपके बेटे की हो रही है। मेरी बहन के साथ आपके जो भी इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह, लेकिन मैं उसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो दो टोक लहजे में बोलती उनको बहुत कुछ पावर कर आ गई थी। ओह हनी, तुम तो बुरा मान गई। मैंने तो वैसे ही बात की थी, सफ़ीर बस तुम्हारा है। वो उससे कंधों पे हाथ रखती लहजे में शीरीन समोए हुए बोली थी। उससे नरमी से उनके हाथ अपने कंधों से हटाए थे। सफ़ीर मेरा है, ये बात सफ़ीर को खुद कहनी होगी। आप अब मुझसे इस बारे में तब बात करेंगी जब आप सफ़ीर से बात कर चुकी हों। वो अटल लहजे में बोली थी। लेकिन बेटा सफ़ीर अभी, उन्होंने कुछ कहना चाहा जब महर ने उनकी बात काट दी थी। 30 साल का हो गया है सफ़ीर, मैच्योर है, बिजनेस सेटल है उसका, कामयाब इंसान है वो। दौलत, फेम, पावर क्या है जो उसके पास नहीं है? अब आप ये तो बिल्कुल मत कहिएगा कि वो भी शादी या फिर किसी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है। वो खोया उनको वार्न करती कमरे से जा चुकी थी। पीछे फरवा बेगम अपना सर पकड़ के बैठ चुकी थी। यकदम उन्होंने एक झटके से सर उठाया था। अब उनका दिमाग एक नई चाल का ताना बाना बुन रहा था। धूप की तमाशत से उसका रंग सुनहरी हो रहा था। वो बार बार चेहरे और गर्दन पे आया पसीना साफ करती उसकी मुतलाशी निगाहें हारून को ढूंढ रही थीं। अचानक उसकी नज़र सामने से आते सफ़ीर पे पड़ी और वो मतवासन चाल चलता हल्की सी मुस्कुराहट लिए हाले को अपनी जानिब आता दिखाई दिया था। धूप और गर्मी का असर उसकी मौजूदगी में ज़ाहिर हो चुका था। ये धूप अब उसको बाहर की शाम लग रही थी। वो अब उसके करीब आ चुका था। सूरज की रोशनी अब उसकी पुश्त से टकराती हाले के जिस्म पे पड़े बगैर मायूस लौट जाती थी। वो हाले और सूरज की रोशनी के दरमियान दीवार बन के खड़ा था। अब वो उसकी छाँव में थी। वो साइबान था, महसूस साइबान। कम अज़ कम हाले सुल्तान को तो यही लगा था। मैंने बताया था हारून को कि मैं तुम्हें पिक करूँगा और उसको ये भी कहा था कि तुम्हें ना बताए। तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा होगा ना, मुझे देर हो गई शायद। वो मासत हुआ लहजे में बोल रहा था। कोई बात नहीं, इतनी भी देर नहीं हुई। वो खुशदिली से बोली थी। उसके लिए तो वो सारी ज़िंदगी इंतज़ार कर सकती थी। बस एक बार वो कह के तो देखे। वो दिल ही दिल में बोली थी। चलो चलते हैं, आज तुम्हें किसी अच्छी जगह खाना भी खिलाऊंगा। उससे हाले को अपने प्लान से आगाह किया था। हाले खामोशी से उसके पीछे चलने लगी थी। गाड़ी के करीब पहुंच के सफ़ीर ने उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। उसको बैठाने के बाद वो घूम के आया था और ड्राइविंग सीट संभाली थी। अब बताओ कहाँ खाने चले? वो पूछने लगा। हाले ने पहले म्यूज़िक ऑन किया, अपनी पसंद का इंग्लिश गाना लगाया और फिर आराम से सफ़ीर की तरफ मुड़ी। नहीं आज नहीं, असल में आज मुद्दत की बारात है, शाम तक पहुंचना है। ऑलरेडी लेट हूँ मैं। ऐसा करें आप भी चलें मेरे साथ, वहाँ क्या ख्याल है? वैसे आपका अलग से कार्ड भी भेजा था उन्होंने। मुद्दत का भाई कल भी आपका पूछ रहा था। अच्छा ओके, जैसा तुम कहो। वो तो जैसे इशारे पे बैठा था फौरी मान गया था। वाकई चलेंगे आप? वो खुशी होते हुए बोली थी। मैं तुम्हें मना कर सकता हूँ? वो उसकी आंखों में देखता बोला था। ये थीम वेडिंग है, आपको वाइट और ब्लैक में से ही कुछ पहनना होगा। उससे बात बदल ली थी। तुम क्या पहनोगी? उससे सवाल किया था। मैं ऑफ वाइट और रेड कॉम्बिनेशन का ड्रेस पहन रही हूँ। लड़कियों की थीम यही है, हाले ने जवाब दिया था। रेड तुम पहनोगी तो बेचारी दुल्हन क्या पहनेगी? ये तो दुल्हन का कलर है यार, ये ज्यादती है। वो गोया अफसोस कर रहा था। दुल्हन ऑरेंज कलर पहनेगी, आपको नहीं पता उसके चोंचले। उससे ये थीम वेडिंग का शोशा भी इसीलिए छोड़ा था ताकि उसके स्पेशल दिन ये उसके ड्रेस का कलर सबसे मुख्तलिफ हो। आपको पता तो है रेड कलर दुल्हन का है, बल्कि सभी को पता होता है। लेकिन फिर भी जब आप किसी शादी में जाएंगे, नोट कीजिएगा, 7 से 8 औरतों ने रेड कलर ज़रूर पहना होगा। ऐਵੇਂ उनको शौक होता है दुल्हन की लाइमलाइट चुराने का। वो उसको ऐसे बता रही थी जैसे सफ़ीर कोई बच्चा है। तुमने बहुत रिसर्च कर रखी है? सफ़ीर ने मुस्कुराकर पूछा था।
हाँ ना, आपको पता है मैं अपनी शादी पे ये ब्राइडल शावर, ये कवाली नाइट, ढोलकी, मायूं, मेहंदी, ये सब ड्रामेबाजी हरगिज़ नहीं करूँगी। बस सादा सा निकाह होगा और वलीमा। और पता है, यहाँ वो रुक गई थी। उसकी ज़ुबान को ब्रेक लगा था। उसने खुद को कोसा था। क्या उन्होंने मुझसे पूछा ये सब जो मैं शुरू हो गई? अल्लाह अल्लाह, क्या सोच रहे होंगे? घर पहुँचते ही अपनी ज़ुबान काट दूँगी। ना ये होगी ना मैं बकवास करूँगी। वो दिल ही दिल में खुद से ऐद कर रही थी। सफ़ीर भी बगैर कुछ बोले खामोशी से ड्राइव करने लगा था। घर पहुँच के वो जल्दी जल्दी नीचे उतर गई थी। वो जल्द अज जल्द मंजर से गायब होना चाहती थी। हारून ने उन दोनों को सामने से आधा देखकर मुट्ठियाँ भींच ली थीं। वो पिलर के ओट में था। वो दोनों उसको नहीं देख सके थे। हाले तेज तेज कदम उठाती ऊपर जाने लगी थी। अभी वो सीढ़ियों पे पहुंची ही थी कि सफ़ीर की आवाज़ से उसके कदम जकड़े थे। मैं भी बिल्कुल यही चाहता हूँ जो तुम चाहती हो, लेकिन मम्मी इस बात पे राज़ी नहीं होंगी। आखिर मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, मगर मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सकूँ। वो इतने आराम से ये बात कह रहा था जैसे वो हाले को कोई जोड़ा दिलाने की बात कर रहा हो या जैसे मौसम का हाल सुना रहा हो। वो चला गया था और हाले अभी भी बुत बनी खड़ी थी। उसके पैर हिलने से इनकारी थे। उसको लग रहा था शायद वो जम चुकी है। वो सरता पैर बर्फ का बुत बन चुकी थी। यही हाल पिलर की ओट में खड़े हारून शाहिद का भी था, मगर उसको यकीन सा था कि अब हाले सफ़ीर को कोई करारा सा जवाब देगी और हारून के 5 साल पहले शुरू होने वाले सारे वसवसे ख़त्म कर देगी। डिड ही जस्ट प्रपोज मी? हारून शाहिद को लगा था किसी ने बेलचा उठा के उसके मुंह पे दे मारा था। आज से पहले उसको हाले की आवाज़ कभी इतनी बुरी नहीं लगी थी जितनी उसकी ये बड़बड़ाहट लगी थी। उसको लगा था जैसे कोई उसके जिस्म से कतरा कतरा खून निचोड़ रहा हो। उसको अपनी समात पे यकीन नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे ज़मीन पे बैठता चला गया था। वो बड़बड़ाई थी। वो कौन सी कैफियत थी जो हाले को इस वक्त अपने हसार में लिए हुए थी? खुशी, हैरत, हया, शौक। वो क्या करे? रोए, हंसे, हैरान हो या शर्माए? क्या वो हाले के दिल का हाल जानता था? क्या हाले सुल्तान की दुनिया सफ़ीर सुल्तान है? क्या वो ये बात जानता था? या वो ये सब सिर्फ अपनी तरफ से कह गया है? उसे हाले के जज्बात मालूम ही नहीं। क्या ये आंख दोनों तरफा थी? क्या वो भी उसको चाहता था? और अगर चाहता था तो क्या इतना आसान था मोहब्बत को पा लेना? वो बात जो उसने खुद से भी नहीं की थी, क्या वो जान गया था? क्या उसकी आंखें राज नहीं रख सकी थी? क्या सफ़ीर की आंखों में दिखने वाला अपना अक्स वहम नहीं था? अनगिनत सोचें थीं जो इस वक्त उसके जहन में आ रही थीं। उसका दिल किया था वो चीख चीख के पूरी दुनिया को कहे कि सफ़ीर सुल्तान हाले का है। वो बताए कि मोहब्बत को मांगना ज़रूरी नहीं, वो बिन मांगे भी मिल जाती है। वो बताए कि जितनी मोहब्बत वो सफ़ीर से करती है वो उससे कहीं ज़्यादा करता है। उस सबको बता दे कि हाले सुल्तान को इस दुनिया की तमाम नेमतें मिल चुकी हैं। चंद मिनट पहले खड़े होते वक्त हाले के हाथ खाली थे, लेकिन अब पूरी दुनिया पलट चुकी थी। हाले के हाथ में सारी कायनात थी। कुछ लम्हात कब वो जिन कैफियत में थी वो अनगिनत थी, लेकिन अब एक कैफियत उन तमाम कैफियत को झटक चुकी थी। अब एक ही कैफियत थी, सरशारी। ज़मीन पे उकड़ूं बैठे हारून शाहिद भी कई कैफियत से गुजर रहा था। शौक, गम, तकलीफ़। उसको अपना दिल फटता महसूस हो रहा था। उसका दिल कर रहा था वो अभी जाके उस सफ़ीर सुल्तान का गिरबान पकड़े और उससे पूछे किसने उसको हक दिया है किसी के दिल को यूं मुट्ठी में लेने का। वो वहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन उसके पैर हिलने से इनकारी थे। हारून शाहिद की दुनिया लुट चुकी थी। उसके पास अब खोने को कुछ नहीं था। उसका दामन खाली था। सफ़ीर सुल्तान हाले सुल्तान का है। उसे सरशार ही तो होना चाहिए था। ये मंजर एक छोटे से मोहल्ले का था जहाँ एक 2 मंजिला घर के बाहर कई लोग खड़े चिल्ला रहे थे, निकालो, इनको घर से बाहर निकालो। अरे ना जाने किसका बच्चा उठा के ले आई है। शरीफों का मोहल्ला है ये, ऐसी वैसी औरतों की कोई जगह नहीं यहाँ। ना जाने किसका गंदा खून उठा के ले आई है और बेटा भी बना लिया। अरे मैं तो कहती हूँ इस बच्चे को ही कहीं फेंकाओ, हंस कम जहाँ पाक। भांत भांत की बोलियां थीं जो इस वक्त उसकी कानों में पड़ रही थीं। वो इस वक्त एक नौहेज़ा बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही थी जब अपने घर के बाहर से आते शोर ने उसका सुकून गारद किया था। उससे दुपट्टा अच्छे से उड़ा, बच्चे को कॉट से उठाया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। वो एक ऊंचे लंबे कद, स्याह आंखों और खूबसूरत चेहरे वाली औरत थी। हाँ भाई, अब बताओ किस किस को क्या क्या तकलीफ़ है?
ज़्यादा वक्त तो नहीं है मेरे पास, बच्चा रो रहा है मेरा। वो जैसे कोफत से बोली थी। अरे कौन सा बच्चा, कहाँ का बच्चा? तुम्हारा तो शौहर मर चुका है और तुम तो वहाँ हो। ये बच्चा कहाँ से उठा के ले आई और किसका खून है? ये एक मोटी सी औरत गला फाड़ के चिल्लाई थी। अच्छा, बस यही मसला है या कोई और तकलीफ भी है किसी को? वो औरत अब पुरसुकून थी। अब के बाहर एक आदमी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। अरे ना खानदान का कोई अता पता है, ना ये पता है कि ये बच्चा हलाली है भी कि नहीं। ऐसे कैसे हम इसको इस मोहल्ले में रहने दें? बस ये कुछ और भी पूछना है? उस औरत ने मजमे की जानिब नजर उड़ाते हुए सवाल किया था। पहली बात, मेरा शौहर जिए या मरे, तुम लोगों का उससे कोई वास्ता नहीं। दूसरा, ये बच्चा मैं जहाँ से भी लाऊं, तुम लोगों को बताने की पाबंद नहीं हूँ। ये किसका खून है, इस बात की भी कोई अहमियत नहीं है। और जिसको इस बच्चे का खानदान जानना है वो ये जान ले कि ये मेरा बेटा है, नफीसा हयात का बेटा, उमर हयात। आज से इसका यही खानदान है, इसकी यही पहचान है। और एक और बात, ये मोहल्ला तुम्हारे बाप का नहीं जो मुझे यहाँ से निकाल सको। ये घर मेरे बाप का है। मेरा जो दिल करेगा इसमें वो करूँगी, जिसको रखना होगा उसको रखूँगी। आज के बाद अगर किसी ने मेरे बेटे की तरफ उंगली भी उठाई तो मैं हाथ काट दूंगी उसका। चलो, अब सब दफ़ा होते नजर आओ मुझे। मेरे बच्चे की नींद हराब कर दी। वो बेहद पुरसुकून लहजे में बोलती वापस जाने को मुड़ी थी। नफीसा, हम पुलिस को बुला लेंगे, एक आदमी ने धमकी दी थी। आहिस्ता बोलो, मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है। और रही बात पुलिस की, तो शायद तुम भूल रहे हो कि मैं कोई आम औरत नहीं हूँ। मैं बैरिस्टर नफीसा हयात हूँ। वो एक एक लफ्ज़ पे जोर देती बोली थी। और कानून को तुम सबसे बेहतर जानती हूँ। बुलाओ पुलिस को। तुम सब जो जो यहाँ खड़े हो, इस वक्त एक एक पे इतने इतने केस करूँगी, तुम्हारी नस्लें भी पेशियाँ भुगतेंगी। मेरा तेवर इस वक्त पुलिस में एसपी है। इस हिसाब से पुलिस में मेरे इतने जानने वाले हैं जितने इस मोहल्ले में लोग हैं। एक और बात, अगर पुलिस आई तो मुझे साथ ले जाए या नहीं, आधा मोहल्ला ज़रूर जेल जाएगा। ये औरत मुँह से अल्फाज सही लोगों की औकात निकालती थी। शायद ही कभी तुम लोगों ने ऐसी रौबदार, ऐसी मौत पर औरत देखी हो। हैदर साहब, आपने जो गली की नुक्कड़ पे दुकान खोली है ना, वो कब्जे की ज़मीन पर है। इस बात का सबूत है मेरे पास। आपको तो गैर कानूनी तौर पर कब्जे के केस में डालूंगी। और नजमा बेगम, वो अब उस मोटी औरत की तरफ इशारा करके बोली थी, तुमने जो अपनी बेटे की मौत के बाद अपनी बहू के ऊपर तेजाब फेंक के उसको मारने की कोशिश की थी, उसके लिए तुम्हारी बहू को 2 मिनट में थाने ले जाके तुम पर इक़दाम कत्ल करवाऊंगी। और इशरत बेगम, तुम्हारे बेटे पे जो रेप केस है ना, उसको दोबारा शुरू करवाना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं। मुझे ऐसे सोच के ही महसूस हो रही थी, किसी और को कोई तकलीफ है या जाऊँ मैं? वो जैसे बहुत जल्दी में थी। मजमे को तो गोया सांप सूंघ गया था। तभी एक लड़का आगे आया जो कि हैदर साहब का बेटा था। अरे नहीं नहीं वकील मैडम, ये तो बहुत भलाई का काम है। हम सबको गलतफहमी हो गई थी बस। आप तो माशाल्लाह बहुत नेक काम कर रही हैं, किसी बेसहारा को सहारा दे रही हैं। अल्लाह आपको अजर देगा और आपके बेटे को लंबी उम्र दे। रही बात खानदान की, तो जाहिर है आप लेके आई हैं तो किसी अच्छे खानदान का ही होगा ये बच्चा। आप जाके आराम करें, मैं इन सबको देख लूँगा। वो लड़का चापलूसी की हदों को पार करता हुआ बोला था। नफीसा हयात ने एक मलामत भरी नज़र सब लोगों पे डाली और गेट खोल के अंदर चली गई। मजमा आहिस्ता आहिस्ता छुटने लगा था। नफीसा हयात का छोटा अमालनामा लेके आने वाले अपना असली चेहरा छुपाते फिर रहे थे। हाले जब ऊपर आई तो मेहरमा उसका रात के फंक्शन का चूड़ा इस्त्री कर रही थी। उससे बुलंद आवाज़ में सलाम किया था, लेकिन जवाब नहीं मिला। हाले को देख के आज वो मुस्कुराई भी नहीं थी, लेकिन हाले ने गौर नहीं किया। वो किसी अलग ही जहाँ में पहुंची हुई थी। वो गुनगुनाती हुई फ्रेश होने जा रही थी जब अपने अब से आती मेहरमा की आवाज़ भी ठटकी थी। मुद्दत की माहियों की रात तुम कहाँ थी? उफ, इनको कैसे पता चला? हाले को कोफ्त हुई थी। झूठ बोलना फजूल था क्योंकि वो जानती थी महर सवाल तब करती है जब वो सब जानती हो। आप जानती तो हैं। उससे बात घुमाई थी। ज़रा देखूं तो इनको क्या पता है। हाले बको मत, सच सच बताओ सब। वो गुस्से में थी। एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, वहीं गई थी। लफ्ज़ों की ये हेर फेर उसकी ज़िंदगी में कौन सा तूफान लाएगी, वो अभी इस बात से बेखबर थी। कौन सा दोस्त? उससे चुपते हुए लहजे में पूछा था। है एक, आप नहीं जानती। उससे थूक निकला था। आप नहीं जानती, इंस्टाग्राम पे दोस्ती हुई थी हमारी। वाह हाले सुल्तान, वाह।
अब सुल्तान फैमिली की लड़कियां इंस्टाग्राम के दोस्तों के लिए रात को 3 बजे सड़कों पे आवारागर्दी करेंगी, तब वह तुम पे हाले। उसने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए थे, गोया किसी नादीदा हस्ती को शाबाश दी हो। अभी प्लीज़, मैं कोई आवारागर्दी नहीं कर रही थी। उसको चोट लगी थी, मैं बस उसको देखने अस्पताल गई थी और कुछ नहीं। आप मेरा यकीन करें। हाले रोमांसी हो गई थी। वो झूठ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन सच बोल के क़यामत भी नहीं लाना चाहती थी। वो जानती थी अगर उससे सच बताया तो मेहरमा तूफान खड़ा कर देगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि एक ज़रा सा झूठ कौन सी आंधी लेके आएगा। हाले, जो भी हो ये गलत था, बहुत गलत। शहर के हालात का नहीं पता तुम्हें, जो अकेली निकल पड़ी थी। क्या होता अगर वो लड़का मर जाता, उसको कुछ हो जाता, या अगर वहाँ पुलिस आ जाती। मेरे खुदाया, मुझे तो सोच सोच के होल उठ रहे हैं। महक का बस नहीं चलता था कि हाले को खींच के 2 थप्पड़ दे मारे। अभी मैं आपसे वादा करती हूँ आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी, बल्कि उस लड़के से दोस्ती भी ख़त्म कर दूँगी। बस अब आप ये बात यहीं ख़त्म कर दें प्लीज़। हाले ने कोया मिन्नत की थी। कौन से अस्पताल में है वो? मैंने ठहरे हुए लहजे में पूछा था। जिन्ना अस्पताल, हाले मध्यम आवाज़ में बोली थी। उस लड़के से दोस्ती ख़त्म करो और आइंदा हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अगले 1 महीने तक तुम कहीं भी अकेली नहीं जाओगी, मैं साथ जाऊंगी। उससे फैसला सुनाया था। जैसा आप कहें, लेकिन 1 महीना ज़्यादा है बहुत यार, प्लीज़ रहम करें। 2 महीने, वो सर्द आवाज़ से बोली थी। अच्छा अच्छा, जैसा आप कहेंगी वही होगा, मान गई मैं। अब बस कर दे। सारे हिटलर के जानशीन मेरे ही घर पैदा होने थे, वो बड़बड़ाई थी। मैं सुन रही हूँ हाले, अब 3 महीने। हाले ने बेबसी से अपनी बड़ी बहन को देखा था, और इससे पहले कि उसकी सज़ा साल तक पहुंचती, उसे वहां से भाग जाने में आफियत समझी। उसका सारा मूड बर्बाद हो चुका था, लेकिन सफ़ीर का ख्याल आते ही वो फिर से खिल उठी थी। वो दोनों एक हैं, उसे और क्या चाहिए था। मुद्दत की बारात का फंक्शन शहर के एक बहुत बड़े हॉल में था। हाले ने ऑफ वाइट पैरों तक आती घेरदार फ्रॉक के साथ रेड दुपट्टा लिया हुआ था। बाल ढीले जूड़े में बांध रखे थे, जिससे निकलती बालों की कई लटें उसके चेहरे पे झूल रही थीं। गले में गुलूबंद और कानों में बड़े बड़े आवेज़े पहने वो बहुत प्यारी लग रही थी। और आज तो चेहरे पे एक अलग ही निखार सा था, सफ़ीर की मोहब्बत का निखार। सफ़ीर ने सफ़ेद शलवार कमीज़ के साथ ब्लैक कोट पहन रखा था। उसकी भूरी आंखों में आज एक अलग ही चमक थी। मुस्कुराहट उसके होंठों से जुदा नहीं होती थी। मेहरमा ने रेड कामदार जोड़े के साथ वाइट दुपट्टा ओढ़ रखा था। बाल आज भी खुले थे, लेकिन आज उसका मूड ज़रा ख़राब था। वो बेदिली से बैठी वहाँ मौजूद लोगों को देख रही थी। हाले स्टेज पे मुद्दत के साथ बैठी थी, और सफ़ीर को कई कारोबारी लोग घेरे हुए थे। हारून और हसन आज नहीं आए थे। हारून सुबह तक आने को तो तैयार था, लेकिन थोड़ी देर पहले उससे महर के कॉल करने पे आने से मना कर दिया था। हसन दादा के साथ रुका था। फरवा बेगम और हसीना बेगम को खानदान में एक शादी पे जाना था। महर पूरी तरह बोर हो रही थी। जब उसने सफ़ीर को अपनी जानिब आता देखा, वो सांस रोके उसको देखी जा रही थी। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? कोई कैसे आपकी इजाज़त के बगैर आपके दिल का मालिक बन सकता है? उसको देख के क्यों दिल बेख्तियार हो जाता था? क्यों उसके मुखातिब ना करने पे दिल उदास हो जाता है? यहाँ क्यों बैठी हो? अकेली बोर हो जाओगी। सफ़ीर की आवाज़ उसको हवासों में लाई थी। मैं सबके साथ बैठ के भी बोर ही होती हूँ, इसलिए यहाँ आ गई, वो नॉर्मल लहजे में बोली थी। सफ़ीर अब उसके सामने वाली कुर्सी पे बैठ चुका था। अच्छा, सबके साथ बैठ के भला कौन बोर होता है? उसने इस्तफसार किया था। इंसान को खुश होने के लिए हजूम की ज़रूरत नहीं होती। अगर उसका दिल खुश है तो वो एक वीरान जंगल या फिर अकेले कमरे में भी खुश हो सकता है, और अगर उसका दिल उदास हो तो ये महफिलें, ये रौनकें, ये लोग, ये सब कुछ बेकार है। महर टेबल के कोने को नाखून से खुरचते हुए जज्बात से आरी लहजे में बोली थी। अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो स्टेज पे बैठी हाले को देखता बोल रहा था। मुझे लगता है आपके पास एक ऐसा शख्स ज़रूर होता है जो आपको तब सुन सकता है जब आपका दिल बोझल हो। उसे वो वक्त याद आया था जब एक हादसे में उसके बचपन के दोस्त की मौत हो गई थी, और हाले ने उसको सुना था। उन दोनों के बचपन की शरारतें, जवानी के किस्से। उसने बाकी लोगों की तरह उसको सब्र की तलकीन करने की बजाय उसका दिल हल्का किया था। आपको तब मोटिवेट करे जब सारी दुनिया आपको ये कह रही हो कि ये काम आपसे नहीं होगा। उससे याद आया किस्सा हाले ने उसके इस्लामाबाद में कंपनी की नई ब्रांच खोलने पे उसकी हौसला अफजाई की थी।
ना कि बाकी लोगों की तरह उसके हौसले पस्त किए थे। जब आपका डार्क फेस चल रहा हो तब आपको सही मशवरा दे, जिससे आप बगैर झिझके कोई भी बात कहें। उसे याद आया जब कंपनी को सफ़ीर की एक डील की वजह से नुकसान हुआ था और वो डिप्रेस होकर घर बैठ चुका था। तब किस तरह हाले उसको ना सिर्फ डॉक्टर के पास ले गई, बल्कि किसी को ये बात पता भी नहीं चलने दी कि सफ़ीर जहनी तौर पर डिस्टर्ब है। और उससे हाले से खुल के बात भी की थी कि वो कोई भी डील करते डरता है। हाले ने उसको टोका नहीं था। ऐसा इंसान जो आपको खुशी दे, जिसकी मोहब्बत बेलौस हो, वो शख्स आपके दिल का मौसम भी अच्छा कर सकता है और आपकी तन्हाई का साथी भी बन सकता है। हजूम वाकई आपको खुशी नहीं कर सकता, लेकिन हजूम में बैठा वो एक शख्स कर सकता है। उसकी बात खत्म हो गई थी, मगर वो अब भी हाले को ही देख रहा था। महर जैसे किसी ट्रांस की सी कैफियत में उसकी बातें सुन रही थी। वो जो ही चुप हुआ, महर उस ट्रांस से निकली थी। क्या सबके पास ऐसा शख्स होता है? महर ने उसको देखते हुए पूछा था। नहीं, सबके पास नहीं होता, सिर्फ उनके पास होता है जो खुशनसीब हों। वो हाले को देख के मुस्कुराते हुए बोल रहा था। महर उसकी नज़रों का इर्तकास नहीं देख रही थी, वो बस सफ़ीर सुल्तान को देख रही थी, या शायद वो इस वक्त कुछ और देखना नहीं चाहती थी। मतलब कोई इंसान आपको आपके डार्क फेस से निकाल सकता है, कोई इंसान आपको बोलने पे मजबूर कर सकता है, या आपकी उदासी को खुशी में बदल सकता है, ये कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल नहीं, कोई भी इंसान आपको आपके डार्क फेस से नहीं निकाल सकता जब तक आप खुद ना चाहें। वो आपको राह दिखा सकता है, उस राह में मशल आपने खुद जलानी होती है। कोई इंसान आपको बोलने पे मजबूर नहीं कर सकता जब तक आप ना चाहें, और ये तो हरगिज़ नहीं हो सकता कि कोई आपको खुश कर दे, आपकी उदासी को कहीं दूर फेंक के हंसा दे। खुश आप तब होंगे जब आप होना चाहेंगे। वो आपके लिए कोशिश कर सकता है, और ऐसे लोग अनमोल होते हैं जो आपके लिए कोशिश करें। वो हन्नू साले को ही देख रहा था। और जिनके पास ना हो वो लोग क्या करें? ऐसा शख्स ढूंढें, या फिर इस इंतज़ार में बैठें कि उनके लिए भी ऐसा शख्स आएगा? महर ने सवाल किया था। एक इंसान में अपनी खुशी ढूंढना गलत है। आपके पास ऐसा शख्स है तो खुश हो जाएं, और अगर नहीं है तो उदास रहने, मातम करने या लोगों से तवज्जो की भीख मांगने से या फिर इंतज़ार करने से आप खुश नहीं होंगे। ऐसी सूरत में खुशी को अपने अंदर ढूंढें, कोई मशगला ढूंढें, वो काम करें जिससे खुशी मिलती हो, लेकिन काम का मुस्बत होना शर्त है। क्या आपके पास ऐसा शख्स है? महर ने ना जाने किस ख्याल के तहत ये सवाल किया था। उनसे हाले से नज़र नहीं हटाई थी। इस लम्हे उसकी नज़र भी सफ़ीर पे पड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा था। वो मंजर मुकम्मल था। उसको देखते हुए सफ़ीर ने सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा था। हाँ महर, मेरे पास वो है, सफ़ीर सुल्तान के पास वो है। उसकी आवाज़ में सरशारी थी। महर ने अब भी उसकी तवज्जो का मरकज़ नहीं देखा, या शायद देख के नज़रअंदाज किया था। महर के मोबाइल पे चची की कॉल देख वो सफ़ीर के पास से उठ के ज़रा दूर हो गई थी कि वहाँ म्यूज़िक का शोर ज़्यादा था। जी चची जान बोले, वो कॉल पिक करते हुए बोली थी। सफ़ी कहाँ है? तुम उसके साथ हो ना? जी चची, वो यहीं बैठे हैं। और वो तुम्हारी फितना बहन कहाँ है? स्पीकर से चची की आवाज़ उभरी थी। चची, मेरी बहन के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी मैं, प्लीज़ बाद में बात करेंगे। उसकी आवाज़ सगी तगी सी थी। चची शायद कुछ कह रही थी, लेकिन महर कॉल काट चुकी थी। तुम ठीक तो हो ना महर? अपने अक्स से आती सफ़ीर की फिक्रमंद सी आवाज़ पे वो अपनी जगह सोच ली थी। सॉरी यार, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। अब के वो मासत से बोला था। नहीं, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ, या डॉक्टर के पास चलते हैं। वो हन्नूस फिक्रमंद था। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, सहमत ना करें आप। वो अब हल्के फुल्के लहजे में बोली थी। मैं परेशान हो गया था यार। मेरे लिए? वो हैरत से पूछ रही थी। जी नहीं, वो जो पीछे रेड जोड़े वाली लड़की है ना, उसके लिए। बेचारी ने कितना हैवी ड्रेस कैरी किया हुआ है ना? उफ, आपसे बातों में नहीं जीत सकती मैं। वो हार मानते हुए बोली थी। हाली के पास चलते हैं। वो बहाना बना के उससे टाल गई थी। थोड़ी देर बाद वो तीनों एक ही टेबल पे बैठे खाना खा रहे थे। वैसे बच्चों, मैं सोच रही थी बाबा सही कह रहे थे मुद्दत के पापा के बारे में। वो कांटे के साथ सलाद का टुकड़ा मुंह में रखती बोली थी। क्या कहते हैं बाबा? उससे मुस्कुरा के पूछा था। सफ़ीर की जरा सी फिक्र पे उसकी मुस्कुराहट वापस आ चुकी थी। यही कि ये सारा पैसा ड्रग्स की सप्लाई से आया है। बहर को पानी पीते पीते अच्छू लगा था। खुदा का खौफ करो लड़की, हम उनकी बेटी की शादी में आए हैं, किसी ने सुन लिया तो क्या होगा?
महर ने गोया उसकी अकल पे मातम किया था। ना तो उनको ये सब पहले सोचना चाहिए था ना। बंदा ऐसे काम ही ना करे, ये किसी के सुनने का खौफ हो। उस पे जैसे कोई असर ही नहीं हुआ था। सफ़ीर मुस्कुरा के उसकी सारी बातें सुन रहा था। वो सफ़ीर से कतरा रही थी, लेकिन उस पे कुछ भी जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। वो मुस्कुराहट दबाए उसकी सारी कार्रवाई देख रहा था। तुम ये सब कैसे कह सकती हो हाले? कोई ठोस सबूत है तुम्हारे पास? सफ़ीर के डायरेक्ट उसको मुहातिब करने पे वो ज़रा गड़बड़ाई थी, लेकिन अगले ही सेकंड खुद को कंपोज कर लिया था। कैटरिंग से लेके डेकोरेशन तक, ड्रेसिंग से लेकर ज्वेलरी तक, हर चीज़ से पानी की तरह पैसा बहाया गया है। मुद्दत के वालिद एक कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पे होगी? 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख? 6 लाख का तो कल मुद्दत ने लहंगा पहना था। चलो, अगर इससे ज़्यादा भी हुई तब भी उनकी तनख्वाह में ये सब होना नामुमकिन है। साइड बिजनेस उनका कोई है नहीं, और बेटे भी दोनों अभी पढ़ रहे हैं। पैसा आया कहाँ से? वो मुकम्मल जासूस बनी पूछ रही थी। सफ़ीर ने अब बाकायदा ताली बजा के उसको शाबाश दी थी। भाई कमाल है कज़न, तुम तो जासूस निकली पक्की वाली। क्या ये इंग्लिश पढ़ के खुद को ज़ाया कर रही हो? यार तुम्हें तो फोर्स ज्वाइन करनी चाहिए। है ना, मेरी भी यही विश है, लेकिन अम्मी जूते मारेंगी। उससे आखिर में जिस अंदाज से कहा था, सफ़ीर अपना कहकर रोक नहीं पाया था। हाले, अभी अगर तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज़ भी निकला ना, मैंने यही जूता उतार लेना है। मेहरमा तैश से बोली थी। अच्छा भाई चुप हूँ, वो चल के बोली थी। वैसे ही हारून क्यों नहीं आया? उससे बात पलटी थी। उसकी तबीयत नहीं ठीक, महर ने जवाब दिया था। सब सेट कर दूंगी उसकी तबीयत में, सुबह होने दे ज़रा, कर ले आराम। उसने जितना करना है। उसकी इतनी हिम्मत, मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। देख लूंगी उसको, वो चलते हुए बोल रही थी। तुमने तो कहा था कि रेड और ऑफ वाइट की थीम है लड़कियों की, लेकिन यहाँ तो सबने सिल्वर और रेड पहना है। सफ़ीर ने ज़रा जैसे याद आने पे पूछा था। वो असल में मुझे कलर्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता। हाले कान को जाते शर्मिंदा सी बोली थी। अभी सफ़ीर को जवाब देता कि उसको दादा की कॉल मौसूल हुई थी। अगले 2 मिनट तक वो दादा से बात करता रहा, और जैसे ही कॉल ख़त्म हुई उससे हाले और महर को उठने का कहा था। दादा जान ने कहा है कि अब बस घर पहुँचो, उनसे अपने पोता और पोती की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही अब। सफ़ीर मुस्कुराते हुए बता रहा था। जब उससे महर माँ के चेहरे को तारीख होते देखा, हाले ने भी महर की तरफ देखा था, और अब उन दोनों को सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ था। सफ़ीर जी भर के शर्मिंदा हुआ था। उन्होंने ये भी कहा है कि उनको अपनी नवासी भी याद आ रही है। उससे अपने हिसाब से बात संभालने की कोशिश की थी, लेकिन महर माँ के चेहरे की ज़ख्मी मुस्कुराहट उसको मज़ीद गिल्ट में मुब्तला कर गई थी। जैसे मैं जानती नहीं हूँ उनको, है ना? मैं कार में इंतज़ार कर रही हूँ, आप दोनों आ जाओ। वो उसी ज़ख्मी मुस्कुराहट से कहती लोगों के दरमियान रास्ता बनाती, तेज़ तेज़ चलती हाजी दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। दादा को ऐसा नहीं करना चाहिए, हाले अफसोस से बोली थी। कभी कभी वो बहुत रूड हो जाते हैं मेहर के साथ। ये ज़्यादती है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ हुआ उसमें मेहर का कसूर नहीं था। उसको किस गुनाह की सज़ा दे रहे हैं दादा जान? सफ़ीर बेबसी से बोला था। ऐसा नहीं था कि उसने दादा जान से इस बारे में बात नहीं की थी। वो काफ़ी बार इस बारे में बात कर चुका था, लेकिन दादा जान का रवैया बेहतर होने की बजाय और ख़राब हो गया था। ऐसा नहीं था कि वो महर को झिड़कते थे या उस पर गुस्सा होते, वो उसको मुहाती भी नहीं करते थे। वो अगर खाना लाती तो वो चुपचाप खाना खा लेते, लेकिन अगर वही खाना हाले ले जाती तो दादा उसके साथ घंटों बातें करते, उस खाने को डिस्कस करते। वो उनको दवा देती तो 100 नखरे करते, लेकिन जब भी महर ये सब काम करती तो ऐसे चुपचाप बैठे रहते, गोया किसी ने उनसे कुव्वत क़ुवाई छीन ली हो। सफ़ीर के बात करने से ये हुआ था कि अब उन्होंने महर का लाया हुआ खाना खाना छोड़ दिया था। उसकी लाई हुई चाय पड़े पड़े ठंडी हो जाती, उसकी दी हुई दवा वो कचरा दान की नज़र करते थे। महर माँ चुपचाप ये सब सह रही थी। उसने कभी किसी से शिकायत तक नहीं की थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि सब लोग उसके साथ यूसुफ सुल्तान का ये सलूक देखकर बुरा लगने के बावजूद कुछ नहीं कर सकते थे। वो तीनों गाड़ी में आके बैठे थे। हाले पिछली सीट पे थी, जबकि महर सफ़ीर के साथ आगे बैठी थी। गैर मामूली खामोशी से सफ़र कट रहा था जब महर के कानों में सफ़ीर की आवाज़ आई। महर यार, अब तुम उदास तो मत होना। मैं करूँगा दादा जान से बात, वो ठीक हो जाएंगे। तुम टेंस मत हो। वो बूढ़े हो गए हैं, याद नहीं रहा होगा कि तुम भी हमारे साथ हो। वो उसको तसल्ली दे रहा था। मेरी मौजूदगी को तो वो इतने सालों से भूले हुए हैं, जब से मैं पैदा हुई हूँ।
वो खिड़की से बाहर सड़क पे दौड़ती हुई गाड़ियों को देखती दुख से बोल रही थी। वो शायद हर्ट हुई थी, बहुत ज़्यादा हर्ट। मैं आज ही दादा से बात करूँगा। सफ़ी ने यकीन दहानी करवाई थी। पहली बार जब आपने बात की थी तब अब्बा ने मेरा लाया हुआ खाना खाना छोड़ दिया था। दूसरी बार जब आपने बात की थी तब उन्होंने मेरे हाथ की चाय पीनी छोड़ दी थी। तीसरी बार जब आपने बात की थी तब उन्होंने मेरे हाथ से दवाई लेकर डस्टबिन में फेंक दी थी। चौथी बार जब आपने बात की थी तब उन्होंने मेरी तरफ देखना छोड़ दिया था। वो हन्नूस बाहर देखते हुए बोल रही थी। उसकी आवाज़ इतनी हल्की थी जैसे खुद से बात कर रही हो, लेकिन उसका लहजा, हाँ, उसका लहजा, उसमें कुछ ऐसा था कि हाले ने बेख्तियार कर्व से आंखें मीच ली थीं। खुदा के लिए अब बात मत करिएगा। इस बार शायद वो मुझे सुल्तान मंजिल से ही ना निकाल दे। मुझसे ये आखिरी चीज़ मत छीने प्लीज़। उसे सफ़ीर की तरफ देख के कहते हुए बामुश्किल खुद को रोने से बाज रखा था। महर, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो यार। इस तरह मत बोलो, मुझे दुख हो रहा है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। सफ़ीर उसकी आंखों में देखता बेबसी से बोल रहा था। ये दुनिया स्ट्रांग लोगों का इतना इम्तिहान क्यों लेती है सफ़ीर? वो ये क्यों नहीं समझती कि हम भी तो इंसान हैं, हमारे सीने में भी दिल है। पता है, कभी कभी मैं सोचती हूँ अम्मी को अकेले नहीं मरना चाहिए था। उनको चाहिए था कि वो उस सड़क पे मुझे भी साथ दे के मरती, या फिर जब उनकी तलाक हुई थी ना तब मेरा गला घोंट देती। ब्रोकन फैमिली के हर बच्चे को मर जाना चाहिए, है ना? उसके हल्क में आंसू का एक गोला सटका था। वो जरा देर को रुकी थी, सवालिया नजरों से सफ़ीर को देखती रही, शायद अपने सवाल का जवाब चाहती थी, और चंद लम्हे बाद फिर से बोलना शुरू हो चुकी थी। जब दो लोगों के दरमियान तलाक हो ना, उनको चाहिए अपने बच्चों के गले घोंट दिया करें, उनको चौक पे फांसी दे दें, उनको गोली मार दें, मगर उनको इज्जत ज़माने की ठोकरें खाने के लिए ना छोड़े। उसकी आवाज़ सम थी, वो जैसे बहुत तकलीफ से बोल पा रही थी। महर, हम सब हैं ना, हम सब तुमसे प्यार करते हैं। तुम मेरी बेहतरीन दोस्त हो। बड़ी अम्मी की जान बसती है तुम में। मेरी अम्मी तुम्हें इतना चाहती हैं। ताया, अब्बा, डैड, क्या वो सब कुछ भी नहीं? सफ़ीर ने जैसे उसको बहलाना चाहा था, लेकिन वो नहीं सुन रही थी। पता है, कभी कभी मुझे लगता है काश मैं भी हाले की तरह अम्मी पे चली जाती। हाले तो अम्मी की बेटी नहीं है, लेकिन अब्बा फिर भी हाले में उनको देखते हैं। अगर मैं भी अम्मी की तरह दिखती तब शायद वो मुझसे भी प्यार करते। लेकिन शक्ल से तो कुछ नहीं होता ना सफ़ीर, रिश्ते तो खून के होते हैं। मैं उनका खून तो हूँ ना। क्या उनका खून कभी जोश नहीं मारता? क्या मेरे वजूद से अम्मी की खुशबू नहीं आती उनको? कभी तो मुझे भी गले से लगा के देखे, मेरे सर पे भी हाथ रखते। अम्मी तो उनकी महबूब औलाद थी ना। मैं उनका ही खून हूँ, उन्हीं की बेटी हूँ। क्यों नहीं मानते हो ये बात? बोलते बोलते वो शायद थक चुकी थी, तभी आंखें मूंद ली थीं। सर सीट की पुश पे गिरा दिया था। वो आहिस्ता से बड़बड़ाई थी। अम्मी को चाहिए था मुझे साथ लेके मरती। हाले मसरूर से सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर जा चुकी थी, मगर हारून शायद अपनी जगह से हिला तक नहीं था। हारून को लगा था शायद अब वो कभी उठ नहीं सकेगा। हाले ऊपर जाते हुए उसकी रूह भी ले गई थी। उसको दर्द हो रहा था, बेतहाशा दर्द। उसे लग रहा था कोई उसके दिल को मुट्ठी में ले रहा है। हाँ, उसके दिल में दर्द हो रहा था। उससे कभी सोचा भी नहीं था कि हाले उसके अलावा किसी और की हो सकती है। वो तो हारून की थी। किस्मत ने ये कैसा खेल खेला था। लातदाद सोचें थीं जो इस वक्त हारून शाहिद के जहन में आ रही थीं। काफ़ी देर बाद वो मरे मरे कदमों से उठा था और सुल्तान मंजिल से बाहर निकल गया था। वो कब गाड़ी में बैठा, किस तरह घर पहुंचा, कमरे में कब गया, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर चीज़ स्लो मोशन में होती नजर आ रही थी। वो अपने कमरे में आके धड़म से मुंह के बल अपने जहाज़ी साइज पलंग पे गिरा था। काफ़ी देर यूं ही पड़े रहने के बाद वो उसी हालत में चीख चीख के अपनी माँ को आवाज़ें देने लगा था। मामा, मामा, मामा मैं मर रहा हूँ। मामा मैं मर जाऊँगा। मामा, मर रहा हूँ मैं मामा। वो हंसियानी अंदाज में बेड पे ऊंधे मुंह लेटे अपनी माँ को आवाज़ दे रहा था। और फिर 2 मिनट बाद ही नवाल शाहिद भागती हुई उस तक आई थी। उससे कमरे में पहुंचे कुछ देर तो वो बिल्कुल गुमसुम सी खड़ी रही। हारून की हालत देख के उनका कलेजा मुंह को आ गया था, और फिर अगले ही लम्हे उन्होंने खींच के हारून को उठाया था और अपने सीने से लगा लिया था। मेरा बेटा, मेरा हारून, क्या हुआ है? मेरी जान क्यों ऐसी हालत बना रखी है? हारून बच्चे बोलो, तुम्हारी माँ हूँ मैं, मुझे बताओ
मेरा दिल फट रहा है। वो रोते हुए हारून का मुंह चूम रही थी और उससे सवाल किए जा रही थी। मामा, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। हारून उनके सीने से चेहरा निकाल के बोला था। कहाँ दर्द है मेरे बेटे को? मुझे बताओ क्या हुआ है? वो उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरते हुए बोल रही थी। यहाँ। हारून उनका हाथ पकड़ के दिल पे रखते हुए बोला था। मामा, मेरी रूह निकल रही है, दिल बंद हो रहा है। मैं मर जाऊंगा मामा, मैं मर जाऊंगा। प्लीज़ कुछ करें मामा, मुझे मरना नहीं है। बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे, बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो फूट फूट के रो रहा था। वह ऐसा ही था, कमज़ोर, मासूम, ज़रा ज़रा सी बात पे आसमान सर पे उठा लेने वाला। मेरा बच्चा, क्या हुआ है? हाले ने कुछ कहा है ना? मुझे बताओ, मुझे बताओ, क्या कहा है उसने? वो बामुश्किल उसको चुप करवाते हुए पूछ रही थी। मामा, हाले, मामा वो मेरी नहीं रही, वो किसी और की हो गई है। मैं ये सब नहीं देख सकता, मेरा दिल फट जाएगा। कुछ करें मामा, पापा को बुलाएं, उनको बोलें, उनसे कहें हारून शाहिद मर रहा है, उसका दिल बंद हो रहा है। मामा कुछ करें, मुझे हाले ला के दें प्लीज़ मामा। पापा को फ़ोन करें, उनको बुलाएं, उनको बोले मैं मर जाऊंगा, मेरा दिल फट जाएगा। उसके अल्फाज बेरब थे। उसने छीन लिया हाले को मामा, उसने डाका मारा है मेरे हक पे, उसको अल्लाह नहीं बख्शेगा, है ना मामा? उसको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा ना? उससे रुक के अपनी माँ से पूछा था। हाँ, मेरा बेटा, उसको नहीं माफ़ करेगा अल्लाह। वो बेबसी और दुख से अपने बेटे को देखती हुई बोल रही थी। मामा बहुत दर्द हो रहा है, मेरे सारे वहम सच निकले। हारून शायद हार गया है, मुझसे मेरी दुनिया छीन ली है उसने। उसको तरस नहीं आया मुझ पे, वो कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकता है? उसको बोले ये घर दौलत सब ले ले मुझसे, मेरी हाले को वापस कर दे। वो जो बोलेगा मैं करूँगा। वो हंसियानी अंदाज में चीख चीख के रोते हुए कह रहा था। नवाज शाहिद उसको सीने में भींचते हुए थी और उसको थपकते हुए तलाशे देने की कोशिश कर रही थी। अचानक हारून उनकी गिरफ्त से खुद को छुड़वाते हुए ड्रेसिंग टेबल की जाने पड़ा था। नवाल बेबसी से उसको देखती रह गई थी। उनको पता था अब क्या होगा, और फिर अगले ही पल वो ड्रेसिंग की एक एक चीज़ उठा उठा कर ज़मीन पर मारता जा रहा था। कुर्सी को ठोकर मार के दूर फेंक दिया था और पागलों की तरह चीख चीख के बोल रहा था। उसे एक बार फिर बचपन वाला दौरा पड़ा था। नहीं बुलाएंगी ना आप पापा को? नहीं करेंगे आप लोग मेरे लिए कुछ भी? मैं नहीं हूं ना आपका बेटा? आपको परवाह ही नहीं है मेरी? मैं खुद को मार दूंगा मामा, सबको मार दूंगा। हाले मेरी है और वो उसको मुझसे नहीं छीन सकता। उससे अब अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया था। बुलाएं अपने शोहर को, करें कॉल, अभी के अभी बुलाएं, उनको बोलें एक बेटा तो मर गया, अब दूसरे के मरने से पहले उसको बचा ले। वो बुरी तरह चीख रहा था। शोर की आवाज़ सुन के मुलाजमत दौड़ती हुई आई थी और फिर अगले ही पल कमरे की हालत और हारून का जुनूनी अंदाज देखकर बाहर की जाने भागी थी। उसको पता था अब क्या करना है। नवाल बेगम उठ के उसके पास जाने लगी थी जब हारून की ठाठी आवाज़ से उनके पैरों को जंजीर किया था। मेरे करीब मत आना वरना मैं खुद को मार लूँगा। और नवाल बेबसी से होंठ काटते बहते हुए आंसुओं से वहीं खड़ी रह गई थी। उनका दिल कट रहा था। हारून को ऐसे देख के उन्होंने फ़ोन उठाया था और डॉक्टर बसीर का नंबर मिलाने लगी थी। हारून मुसलसल चीख रहा था जब उनको हारून के तीनों गार्ड्स अंदर आते दिखाई दिए थे। उनके पीछे मुलाजमा भी थी। तीनों भागते हुए आए थे और बर्क रफ्तारी से उसको अपने बाजू में जकड़ लिया था। वो थक चुका था, तभी मजम्मत तर्क करके खुद को उनके हवाले कर चुका था। आधे घंटे बाद नवाल ने डॉक्टर बसीर को आते देखा था। हारून उनकी गोद में सर रख के किसी सहमे हुए बच्चे की तरह लेटा हुआ था। डॉक्टर ने हारून का चेकअप करके उसको सुकून आवर इंजेक्शन दे दिया था। वो किसी मासूम बच्चे की तरह अपनी माँ की गोद में सो रहा था। डॉक्टर ने नवाल बेगम को उसकी हालत के बारे में आगाह कर दिया था। उनका कहना था कि हारून ने किसी बात की बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली है और उसका नर्वस ब्रेकडाउन होते होते बचा है। इसको खुश रखें और परेशानी की बातों से दूर रखें। डॉक्टर ये कहकर जा चुके थे लेकिन नवाल शाहिद का सुकून गारिब कर गए थे। दरअसल शाहिद और नवाल को अल्लाह ने दो जुड़वा बेटों से नवाजा था। जैसा कि अमूमन ऐसे केसेस में होता है, एक बच्चा कमज़ोर होता है और दूसरा मजबूत। इस केस में हारून वो कमज़ोर बच्चा था। उसके आसाब शुरू से कमज़ोर थे, लेकिन अपने भाई की मौत के बाद वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। वो हर छोटी छोटी बात पे इसी तरह तोड़ फोड़ करता रहता। ज़्यादातर ऐसा तब होता जब उसकी और हाले की लड़ाई होती थी।
वो खुद पे काबू नहीं रख पाता था। डॉक्टर्स का कहना था कि उसको गुस्से पे काबू पाने की ज़रूरत है, लेकिन हारून की माँ कभी भी उसको किसी इंस्टीट्यूट में दाखिल करवाने के लिए राज़ी नहीं हुई थी। तब उन्होंने हारून को ये कह के डराया था कि अगर उसने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी तो वो उसको अमेरिका भेज देंगी, हाले से दूर। इसका नतीजा ये निकला कि अब उसने गुस्सा काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया था, किसी से लड़ना झगड़ना भी छोड़ दिया था। और अब तो पिछले 10 सालों से उसने ऐसी कोई तोड़ फोड़ या छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना भी छोड़ दिया था। नवाल बेगम को लगा था हारून ठीक हो चुका है, लेकिन वो गलत थी। कम से कम आज उनको इस बात का यकीन हो चुका था कि बच्चों को डरा धमका के उनकी बुरी आदतें नहीं छुड़वाई जा सकती। बीमारियां इलाज से ठीक होती हैं, धमकियों से नहीं। आज उन्होंने ये इतराफ़ किया था। सारी रात मेहरमा ने आंखों में काटी थी। यूसुफ साहब की बातों से जो तकलीफ़ हुई थी, उसको आज वो सब बातें याद आ रही थीं। वो रोना चाहती थी, लेकिन शायद आंसू गले में अटक गए थे। उसकी माँ ने 6 साल तक उसको प्यार नहीं किया था, बस खामोशी से उसके काम करती रहती। कभी कभी तो उसे काम भी अपनी भाभी के ज़िम्मे करके खुद घंटों बैठी जाने क्या क्या सोचती रहती। वो बच्ची थी, माँ की तकलीफ़ नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि उसकी माँ भी फरवा मोमानी और मामा की तरह उसके साथ शॉपिंग करे, उसको अपने हाथ से खिलाए। मेहरमा शुरू से ही बहुत हसास थी। उसको अपनी माँ की चुप बहुत बुरी लगती थी, लेकिन वो अभी इस सब की वजह और मतलब समझने के लिए बहुत छोटी थी। फजर की आज़ान हुए 15 मिनट गुजर चुके थे जब महर के वजूद में हल्की सी जंबिश हुई। उसने रात वाला ड्रेस पहन रखा था, मीठा मीठा सा मेकअप। वो आहिस्ता से उठी थी, बालों को जोड़े में बांधा, अलमारी से सादा कॉटन का स्याह सूट निकाला और वॉशरूम में घुस गई। 10 मिनट बाद वो गीले चेहरे के साथ बाहर आई थी। उसके चेहरे से अब भी पानी के शफाफ कतरे टपक रहे थे। दुपट्टा नमाज के स्टाइल से लपेट रखा था। बेड की साइड दराज से चाय नमाज उठा के वो बैल्कोनी में आ गई थी। नमाज पढ़ के जो ही उससे दुआ के लिए हाथ उठाए, उसकी आंखें भीगने लगी थीं। चंद ही लम्हों में उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। या अल्लाह, मेरा क्या कसूर है? मैंने आखिर ऐसा क्या गुनाह कर लिया है जिसकी सज़ा ख़त्म ही नहीं हो रही? अब्बा मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करते हैं? वो क्यों नहीं मुझसे हाले जितना प्यार करते? मैं तो नगीना सुल्तान की बेटी हूँ ना, फिर क्यों नहीं वो मुझ में अपनी बेटी को देखते? या अल्लाह, मुझ पे रहम कर। मेरे मालिक, मैं भी तो तेरी बंदी हूँ। उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे अल्लाह, प्लीज़। वो रोते हुए हिजकियों के दरमियान कहती जा रही थी। काफ़ी देर रोते रहने के बाद अब उसका दिल हल्का हो गया था। वो उठी थी, चाय नमाज सह करके रखी और दोबारा बैल्कोनी में आके खड़ी हो गई थी। उसकी निगाह जब नीचे लॉन की जानिब गई तो उसको सफ़ीर नज़र आया। वो शायद जॉगिंग से वापस आया था। उसके भूरे बाल माथे पे बिखरे थे। वो मुस्कुराते हुए महर को नीचे आने का इशारा कर रहा था। उसको देखते ही सारी कुल्फत दूर हो गई थी। दिल का मौसम खुशगवार हो गया था। कौन सा गम, कहाँ का गम, उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। अगर ये भूरी आंखों वाला शख्स उसके साथ हो, ये शख्स मेहर माँ का इश्क था, इस बात में कोई शक नहीं था। वो जब नीचे गई तब तक सफ़ीर भी घर के अंदर आ चुका था। नाश्ता मिलेगा कज़न? उसको देखते ही वो हशाश फशाश सा बोला था। जी बिल्कुल कज़न, क्यों नहीं मिलेगा? वो खुशदिली से बोली थी। तो बनाओ जल्दी से, और प्लीज़ कुछ हल्का फुल्का सा बनाना। कल भी हाले ने घी से भरे पराठे और मीठी चाय पिला दी थी। आज एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ा है मुझे। वो बेचारगी से बता रहा था। वो दोनों अब चलते हुए किचन की जानिब जा रहे थे। तो आप मना कर देते, नहीं खाते? महक किचन में आते हुए सहूलत से बोली थी। यही तो बात है, उसको कौन मना करे। वो आम से लहजे में बोला था, मगर उसकी आंखों की चमक वो आम नहीं थी। महर ने जवाब नहीं दिया था। वो रुक के उसकी आंखों में देख रही थी। तो गीबत हो रही है मेरी यहाँ। हाले की मशकूक आवाज़ पे सफ़ेद ठटक के मुड़ा था, जबकि महरमा को कोई हैरत नहीं हुई थी। वो अब हाले के इन चापों की आदी हो गई थी। तुम रोज़ इतनी जल्दी उठ जाती हो कज़न? क्या रात में सोती नहीं हो? सफ़ीर अब शेल्फ पे बैठा उससे सवाल कर रहा था। मैं अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करके उठी हूँ, और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ और ये फजर का वक्त है। ज़ाहिर है मुझे उठना ही था। वो आराम से बता रही थी। अच्छा, अब इधर आओ, मेरे साथ नाश्ता बनवा दो मिस मुसलमान। महरमा अंडा पहनते हुए बोली थी। सॉरी आपी, ऐसे नाशुक्रों के लिए हाले सुल्तान नाश्ता नहीं बनाती। सफ़ीर को जताती नज़रों से देखते वो बाहर निकल गई थी। ये ऐसी ही है, एक पल में आसमान पे बिठा देती है
और अगले लम्हे ज़मीन पे गिरा देती है। मेहर माँ मसरूफ़ सी बोली थी। कोई बात नहीं, इसकी बातों का बुरा नहीं मानता मैं जाके फ्रेश हो जाता हूँ। तुम नाश्ता बना के और मुझे बुला लेना। वो ये कहता कमरे की तरफ चला गया था। मेहर उसकी चौड़ी पूंछ को देखती रह गई थी। उसे कुछ अजीब लगा था, बहुत अजीब। नवाल शाहिद ने सारी रात हारून के सराहने बैठ के गुजारी थी। शाहिद को उन्होंने रात ही कॉल करके घर आने का कहा था। वो एक लम्हे को नहीं सोई थी। शाहिद हुसैन थोड़ी देर पहले पहुंचे थे। वो उनकी गाड़ी की आवाज़ सुन चुकी थी, लेकिन हारून के पास से उठने की जुर्रत नहीं कर सकी। 10 मिनट बाद शाहिद उनको कमरे में आते दिखाई दिए। क्या हो गया है तुम्हें? इतनी उजलत में क्यों बुलाया है? जानती हो कितना काम। उनके बाकी अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए थे जब उनने हारून को बच्चों की तरह माँ की गोद में लेटे देखा। साइड टेबल पे पड़ी दवाइयों ने उनकी रूह खींच ली थी। क्या फिर से वही सब? वो बामुश्किल बोले थे। हाँ, फिर से वही सब। रावाल ने उनकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया था। वजह? सवाल हुआ था। हाले सुल्तान, जवाब आया था। उसी वक्त हारून की आंख खुली थी। उसका सर पूरी तरह दुख रहा था। कहानी? उसकी नकाहत ज़दा आवाज़ सुन के शाहिद को लगा था जैसे किसी ने उनका दिल मुट्ठी में ले लिया हो। हारून बेटा, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? ये क्यों आए हैं यहाँ? मामा इनको बोलें यहाँ से चले जाएं। मैं इनसे कोई बात नहीं करना चाहता। वो अब रात की तरह चिल्ला नहीं रहा था। उसके लहजे में बेबसी थी। हारून, तुम जो कहोगे मैं करूँगा, बस मुझसे मुंह ना फेरो प्लीज़ बेटा। पापा आप जाएं, आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ नहीं बचा। मैं हाली हाथ हूँ पापा, वो मुझसे दूर जा रही है। मेरे हाथ हाली हैं, ये देखे ना। वो अपने हाथ उनके आगे करता बिखरे हुए लहजे में बोल रहा था और वो फिर से रो रहा था। शाहिद हुसैन ने उसके हाथ बारी बारी चूमे थे। नहीं मेरा बेटा, तुम बताओ हुआ क्या है, कुछ तो बोलो। पापा, सफ़ीर, उस सफ़ीर ने मुझसे सब छीना है। उससे हाले से कहा कि वो उससे शादी करेगा। मैं आपको कहता था ना, कहता था फुप्पो से बात करें। आपने नहीं सुनी ना मेरी, आपने कभी मेरी नहीं सुनी। शाहिद साहब के दिल को जैसे करार आया था। सफ़ीर ने बस प्रपोज ही तो किया है, मतलब बात इतनी नहीं बिगड़ी। तो बेटा ये सब सफ़ीर ने कहा, हाले ने उसको क्या जवाब दिया? वो उसकी बाकी बातों को नज़रअंदाज कर चुके थे। वो चुप थी बाबा, उसने कुछ नहीं कहा। बस तो फिर कोई मसला नहीं। मैं अभी मेराज भाई से बात करता हूँ, तुम्हारी और हाले की मंगनी करवा देते हैं। वैसे भी हम पहले भी रिश्ता मांग चुके हैं, इनकार नहीं होगा। मैं आपा से मिन्नत कर लूँगा। उन्होंने जैसे चुटकियों में हल निकाला था। पापा, हाले ने कुछ नहीं कहा, वो चुप थी। हारून एक एक लफ्ज़ पे जोर देकर बोला था। उसकी चुप का मतलब है उसको कोई मसला नहीं है, वरना हाले जैसी लड़की चुप नहीं रहती। वो उसको उसी वक्त क्लियर करती, वो सफ़ीर का सर फाड़ देती। पापा वो चुप थी क्योंकि वो राज़ी थी। और यहाँ शाहिद को लगा बात बिगड़ चुकी है। आपको याद है जब मैं 12 साल का था, हम आउटिंग के लिए गए थे। मुझे एक साइकिल पसंद आ गई थी। मैंने आपसे कहा था ये मुझे ले दें। शायद दम साधे उसको सुने जा रहे थे। आपने कहा था हम वापसी पे ले लेंगे। मैंने कहा भी था अभी लेते हैं, लेकिन आप नहीं माने। मैं चुप हो गया। हम वापस गए, वो साइकिल बिक चुकी थी। पापा, जिस तरह आपने उस दिन देर कर दी, अब भी बहुत देर हो चुकी है। बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल उसी दिन की तरह। उसके बाद मैंने कभी साइकिल नहीं ली पापा। आपने देर कर दी पापा। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। वो बड़बड़ाते हुए दोबारा लेट गया था। घुटनों को पेट से लगाए वो कोई रूठा बच्चा लग रहा था। शायद हुसैन को तो सांप सूंघ गया था। उनको याद था उस वाक़े के बाद हारून ने 1 महीना उनसे बात नहीं की थी। तब तो बस साइकिल थी, अब तो उसके हाथ से दुनिया गई थी। अब ना जाने क्या होगा, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो मेराज का नंबर डायल करते हुए कमरे से निकल गए थे। नाश्ते की टेबल लग चुकी थी। सब नाश्ता करने में मगन थे जब हाले डाइनिंग में दाखिल हुई। वो दादा जान के पास बैठने की बजाय अपने अब्बा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। दादा जान जो उसको देख के मुस्कुराने लगे थे, अचानक उनकी मुस्कुराहट थमी थी। आंखों में तखीर उतर आया था। हाले हमेशा उनके साथ ही बैठती थी, बल्कि जब हसन उसको चिढ़ाने के लिए उसकी जगह पे बैठ जाता तो वो हंगामा होता कि अल्लाह मान। सब लोग खामोशी से हाले की कार्रवाई देख रहे थे, मगर कोई कुछ नहीं बोला था। हाले, क्या अब भी नींद से जागी नहीं हो? ये तो मेहर की जगह है। चच्ची मीठी छुरी बनी खुद को कहने से बात नहीं रख पाई थी।
चाची, नींद तो शायद आपकी आंखों में भर गई है। पराठे पे जैम लगा रही हैं आप। हाले तपाने वाली मुस्कुराहट से बोली थी। चाची के तो मानो कपड़ों को भी आग लग गई थी। खूनख्वार नजरों से हाले को बस सेक के रह गई थी कि दादा की मौजूदगी में कुछ और कह भी नहीं सकती थी। हाले बच्चा, आओ मेरे पास आके बैठो। दादा ने मोहब्बत से उसको बुलाया था। नहीं दादा जान, मैं यहीं ठीक हूँ। महर, जूस से ना। दादा को नॉर्मल लहजे में जवाब देकर अगला जुमला महर से कहा था। दादा जान का चेहरा सुर्ख हो चुका था। हसीना बेगम ने भी नागवारी से उसको देखा था और दादा चंद लम्हे शौक से उसको देखते रहे। उसके बाद तेजी से वहां से निकलते चले गए। हाले के दिल को कुछ हुआ था, लेकिन ढीठ बनी बैठी रही। सबने हैरत से उनको जाते हुए देखा था। एक हाले थी जो पुरसुकून से बैठी पराठे के साथ इंसाफ कर रही थी। ये क्या हरकत थी हाले? शम्स चचा ने नागवारी से पूछा था। क्या? मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने कुछ बोला क्या? वह मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पूछ रही थी। ये बात मैं बताऊं कि तुमने क्या बोला है? तुमने पापा को मना कैसे किया? इतनी हिम्मत हो गई है तुम्हारी? बहुत ढील दे दी है पापा ने तुम्हें, इसलिए तो हमारे सरों पे चढ़ रही हो। तुम इतनी बदतमीज हो गई हो कि बाबा को जवाब दोगी अब तुम। ऊपर से ड्रामे कर रही हो कि तुमने कुछ किया ही नहीं। बाबा आराम से यार, बच्ची है। सफ़ीर ने अपने बाप को पास रखने की कोशिश की थी। बच्ची है तो बच्ची बन के रहे ना। माँ क्यों बन रही है हमारी इसकी तो? बस शम्स, बहुत सुन लिया मैंने और बहुत कह चुके तुम। मेरी बेटी से आराम से बात करो। ये मेरी बेटी का और पापा का मामला है, वो उसको खुद हल कर लेंगे। वो अपनी जगह से उठ के शम्स साहब के मुकाबिल खड़े हो गए थे। तुम शम्स, तुम मेरी बेटी से आराम से बात करो, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुम्हारे बेटे से करता हूँ। वो मेरी बेटी है, इस घर की मुलाजमा नहीं जो तुम उसको झिड़कोगे, वो भी बिला वजह। आइंदा ख्याल रखना। वो बिल्कुल यूसुफ साहब की तरह बोलते थे, नरम मगर दो टोक लहजा। आखिर में शम्स साहब का कंधा थपथपाया था और वहाँ से निकलते चले गए थे। हसन, अम्मा और फरवा हैरत से ये सारी कार्रवाई देख रही थी, जबकि महमा पत्थर का बुत बन चुकी थी। उसे समझ आ गई थी कि हाले ये सब क्यों कर रही है। सफ़ी, आप मुझे यूं नहीं छोड़ देंगे? हारून आज आया नहीं है, ना कॉल पिक कर रहा है। हाले अपनी जगह से उठती हुई नॉर्मल सी बोली थी, जैसे थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ उसमें मिट्टी डाल दी हो। हाँ ज़रूर, मैं कार में बैठा हूँ, तुम आ जाओ। वो भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो सफ़ीर के साथ यूनी जाने के लिए निकल चुकी थी। अच्छी लग रही हो। सफ़ीर ने उसको देखते हुए कहा था। कब नहीं लगती? उससे अब्रू उचकाकर पूछा था। इतना गरूर? जरूर नहीं, खुश शनासाई। अच्छा, ये सारा क्या सीन क्रिएट किया है तुमने? सफ़ीर ने बात बदल ली थी। जैसे आपको पता नहीं, इतने आप काके। वो उसको दबा रही थी, साथ हाथ बढ़ाकर अपना पसंदीदा म्यूजिक ऑन किया था। है, मट्टी डालो, मुझे ये बताओ, कल जो कुछ मैंने कहा उस बारे में क्या सोचा है? सफ़ीर अपने मतलब की बात पे आया था। हाले का दिल जोर से धड़का था, रंग हल्का गुलाबी हुआ था। उसको तवक्का नहीं थी कि सफ़ीर इससे आराम से ये बात कर देगा। क्या कहा था? मुझे कुछ ठीक से याद नहीं। शायद आपने कहा था आप भी मेरी तरह सादगी से शादी करना चाहते हैं। इसका भला क्या जवाब हुआ? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली थी। हाले, मैंने तुम्हें प्रपोज किया था शादी के लिए। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी करूँगा और कुछ बातें जो मैंने नहीं कही थी वो अब कहता हूँ। वो यूनिवर्सिटी के गेट पे गाड़ी को रोक चुका था और अब पूरी तरह हाले की तरफ मुतवज्जा था। हाले सुल्तान, मैं सफ़ीर सुल्तान तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इतनी कि सारी ज़िंदगी तुम जैसा अजाब सर पे मुसल्लत करना चाहता हूँ। इतनी कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे और अम्मी के झगड़े बर्दाश्त कर सकता हूँ। इतनी कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि अब लगता है कि तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं होगा। क्या तुम भी ऐसा चाहती हो? वो उसकी आंखों में देख के इतनी मोहब्बत से कह रहा था कि हाले को लगा था उसका दिल खुशी से बंद ही हो जाएगा। क्या वो इस शख्स को इनकार कर सकती थी? उससे अपने दिल से पूछा था। जवाब नहीं में आया था। दादा ते चची नाल तुसी गल करसियो, बाकी अम्मा और बाबा कौन? मैं आप पे देख घिनसा ते बची मैं तुसा ते तरस खा के हाजा करींदी। हाँ, दादा और चची से बात आप करेंगे, अम्मा और बाबा को मैं खुद देख लूँगी। रही मैं तो आप पे तरस खाते हुए हाँ कर ही देती हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोली थी। सफ़ीर सुल्तान को लगा था दुनिया अब उसकी है। उससे हाले के इकरार पे अपने दिल को रुकता महसूस किया था। मेको अज का पहले सराय की एटी मिट्टी कदे नहीं लगी, जितनी अज लगी है।
मुझे आज से पहले सराय की इतनी मीठी कभी नहीं लगी जितनी आज लग रही है। वो दोनों चौकीदार की आवाज़ पे होश में आए थे, जो कि उनको गाड़ी साइड पे लगाने का कह रहा था। हाले हंसती हुई गाड़ी से उतर गई थी। सफ़ीर मुस्कुरा के उसको जाता देखता रहा। कोई इतना प्यारा कैसे हंस सकता है, उसने दिल में सोचा था।